दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। दोस्तों, ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद जो उन्होंने निशाने साधे उसके 3 ठिकानों पर ईरान के, उसके बाद जो हालात पैदा हुए हैं उसमें डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये कोई बहुत ही शानदार या कोई बहुत सकारात्मक स्थिति नहीं है। दुनिया की बात छोड़िए, पहले शुरू करते हैं अमेरिका से। अमेरिका में भी उनको वैसा समर्थन इस मुद्दे पर नहीं मिलता नज़र आ रहा है जिसकी उम्मीद वो कर रहे थे या उनकी 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 पार्टी के नेता कर रहे थे, उनके सलाहकार कर रहे थे। खुल करके डेमोक्रेट्स ने, बड़े नेताओं ने, डेमोक्रेट्स जो बड़े नेता हैं उन्होंने खुल करके इसकी आलोचना की है और कई रिपब्लिकन्स भी खुलकर सामने आए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को ये बात नहीं करनी चाहिए थी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। हमारी और ईरान की अगर बातचीत चल रही थी तो उस बातचीत को मंजिले मकसूद तक पहुंचाया जाना चाहिए था, लेकिन निगोशिएशन के टेबल को छोड़कर हमने गैर ज़रूरी एक ऐसी हरकत की है जिसका कोई मतलब नहीं है। मामला ईरान और इजराइल के बीच था। ऐसी स्थिति में अमेरिका को वहाँ पर हमलावर होने की ज़रूरत नहीं थी। ये बात अमेरिकी नागरिक ही नहीं, अमेरिका के बड़े नेता कर रहे हैं और ऐसे बड़े बड़े नेता हैं जो अमेरिकी सियासत में बड़े ओहदे पर भी रहे हैं और बड़े दावेदार भी रहे हैं। दोस्तों, डेमोक्रेट्स का तो ये भी कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो ये काम किया है एक तरफा है, इसमें किसी भी तरह की उन्होंने सहमति नहीं ली है। विपक्ष की पार्टियों की बात छोड़िए, उन्होंने वहाँ की जो वैध संस्थाएं हैं संसदीय प्रणाली की, उनका भी समर्थन नहीं लिया है। तो कुल मिलाकर ये उनका एक तरफा फैसला है और इस एक तरफा फैसले पर जो अलग अलग हलकों से रिएक्शन आ रहा है वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत तकलीफ देने वाला है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह के मिजाज के व्यक्ति हैं उसमें वो कोई परवाह नहीं करते इन चीज़ों की कि कौन उनकी आलोचना कर रहा है। वो एक तरफा फैसले लेते हैं और लेने के उस्ताद हैं, इसके अभ्यस्त हैं। हमने अतीत में भी देखा है कि जब चुनाव हार गए थे पिछली बार बाइडेन से, तो उनके समर्थकों ने जो कुछ किया उसको आंख मूंद कर उन्होंने समर्थन किया था। तो इस तरह की बात वो करने वाले नेता हैं। लेकिन दोस्तों, आमतौर पे अमेरिका की जो ट्रेडिशन रही है किस तरह के मामलों में, एक जो कांग्रेसनल जो 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 पावर्स हैं, जो जो वहाँ की कांग्रेस की पावर है, उसकी जो शक्ति है उसका समर्थन राष्ट्रपति को जरूरी होता है। अगर आप किसी मुल्क पर हमला करते हैं, किसी मुल्क के बारे में कोई कार्रवाई करते हैं, तो आपको ज़रूर वहाँ की जो पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी सहमति या उनकी संस्तुति या उनका सैंक्शन लेना चाहिए, ये एक अपेक्षा की जाती है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ये सब करने के लिए कोई परवाह नहीं की किसी भी संस्था की। तो जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं उसको एक तरह से उनको एक ठेंगा दिखाया उन्होंने, एक 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 तरह से वायलेट किया सारे के सारे नॉर्म्स। यही बात कह रहे हैं और ट्रंप के विरुद्ध इम्पीचमेंट की बात भी अब खड़ी हो गई है। और ये डेमोक्रेट्स जो हैं वो तो कह ही रहे हैं, कुछ ऐसे भी लोग कह रहे हैं जो रिपब्लिकन के साथ है। अनेक नेताओं ने, अनेक सीनेटर्स ने इसकी आलोचना की है। ये आमतौर पे आवाम के बीच में, अमेरिकी समाज में आलोचना चलती रहती है सरकार की, लेकिन जब मुल्क किसी और देश के साथ जंग में भिड़ता है तो नेता जो हैं एक हो जाते रहे हैं। लेकिन इस केस में बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। इस केस में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन डे 1 से शुरू हो गई है। यानी एक तरफ अमेरिकी विमान जो फाइटर जेट हैं वो जाकर हमला करते हैं और उसके तत्काल बाद जो रिएक्शन होता है अमेरिकी राष्ट्रपति के राष्ट्र के नाम संदेश के बाद कि रिएक्शन शुरू हो जाता है, आलोचना शुरू हो जाती है। ट्रंप के विरुद्ध इम्पीचमेंट लाने की जो बात है वो कई लोग कर रहे हैं। उसमें सबसे प्रमुख जो हैं सीनेटर बर्नी सैंडर्स, और बर्नी सैंडर्स
सभी जानते हैं, पूरी दुनिया में उनका नाम जाना जाता है, क्योंकि वो वहाँ के ऐसे लिबरल डेमोक्रेट हैं जो राष्ट्रपति पद के भी दावेदार रहे हैं। और उन्होंने तो साफ शब्दों में कहा कि ये जो कार्रवाई डोनाल्ड ट्रंप की है वो इम्पीचेबल है और इसको निश्चित रूप से इम्पीच करने के लिए उनका इम्पीचमेंट का प्रोसेस शुरू करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, अलेक्जेंड्रिया ओकासियो कोर्ज ने कहा कि ये फैसला अमेरिका के लिए घातक साबित हो सकता है। यहाँ तक कि रिपब्लिकन जो थॉमस मैसी हैं, उन्होंने भी इसे असंवैधानिक कहा। इस कदम को उन्होंने बिल्कुल असंवैधानिक कहा। डेमोक्रेट जिम हिम्स ने इसकी भरपूर निंदा की है और कहा है कि ये पूरी विश्व शांति के लिए बहुत ही गलत कदम उठाया है डोनाल्ड ट्रंप ने। दोस्तों, इसके अलावा बड़ी दिलचस्प बात आपको बताऊं कि कुछ समय पहले जो डोनाल्ड ट्रंप द्वारा सुरक्षा की जो एक्सपर्ट हैं उनकी पार्टी में और जो आर्मी में भी रह चुकी हैं, बहुत महत्वपूर्ण महकमा उनको दिया गया। उनको खुफिया पूरी की पूरी इंटेलिजेंस का, अमेरिकन इंटेलिजेंस का चीफ बना दिया गया, तुलसी गबार्ड। और तुलसी गबार्ड ने कुछ दिन पहले जो रिपोर्ट पेश की थी, उस रिपोर्ट के मुताबिक ईरान कोई ऐसी हरकत नहीं कर रहा है जिससे कि ये साबित हो सके कि वो न्यूक्लियर बम बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अब इससे क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप का ये जो दावा और ये जो आरोप ईरान पर है कि वो एटम बम बना रहा है, न्यूक्लियर बम बना रहा है और इसलिए उसकी निगरानी होनी चाहिए, और इसके लिए वो निगोशिएशन पहले करा रहे थे और फिर हमला हो गया इजराइल का और उसके बाद वो निगोशिएशन ख़त्म हो गया और इसके बाद अमेरिका ने भी हमला कर दिया। तो ये जो पूरे उनके दावेदारी है डोनाल्ड ट्रंप की, वो बहुत ही हल्की ही नहीं बल्कि कमज़ोर हो जाती है। इतनी कमज़ोर हो जाती है कि उनकी अपनी सरकार की खुफिया जो चीफ हैं, पूरे देश के इंटेलिजेंस की चीफ जो है, वो ये बात कह रही है, उनकी रिपोर्ट कर रही है कि कि ईरान ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा था। हालांकि अब जब उनकी डोनाल्ड ट्रंप की डांट पड़ी, उनको तुलसी गबार्ड को उन पर डांट पड़ी कि क्या अनसंट तुम रिपोर्ट पेश कर रहे हो, तब उन्होंने जाकर कहना शुरू किया है कि मीडिया ने उनकी खबर को, उनके बयान को या उनकी रिपोर्ट को डिस्टार्ट करके पेश किया था। उन्होंने ये नहीं कहा था कि वो नहीं कर रहा है, बल्कि ये कहा था कि ऐसा वो कर सकता है। बहरहाल, अभी तक अमेरिका के पास कोई साक्ष्य, किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी के पास, किसी भी सैन्य एजेंसी हो या कोई और एजेंसी हो, एक भी साक्ष्य नहीं है जिसके आधार पर कहा जा सके कि वाकई ईरान न्यूक्लियर पावर, हथियारों के स्तर पर वो एक न्यूक्लियर पावर खड़ा करने की कोशिश कर रहा था या उस मंजिले मकसूद तक पहुंच चुका था। ऐसा एक भी साक्ष्य नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे इराक के समय हुआ था। इराक में जब सत्ता पलट कराना था, जब रिजीम चेंज कराना था, तो यही कहा गया था कि वहाँ के जो नेता हैं इराक के और सद्दाम हुसैन, उनके पास रासायनिक हथियार हैं, उनके पास ये हथियार है, उनके पास वो हथियार है। और जब उनको ख़त्म करने से पहले, जब पूरे राजपाट उनका ख़त्म कर दिया गया और जब वहाँ पर सेना घुसी, विदेशी सेना जब घुसी, जब जांच पड़ताल की गई, तो पता चला उनके पास कुछ भी नहीं है। और फिर उनके साथ क्या हुआ ये पूरी दुनिया जानती है। वहाँ कुछ भी नहीं मिला, रासायनिक हथियार की बात छोड़िए, कुछ भी नहीं मिला। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका हमेशा दुष्प्रचार का मास्टर रहा है पूरी दुनिया में और तरह तरह के हथकंडे अपनाता रहा है। यहाँ तक कि इस्लामिक कंट्रीज़ की बात छोड़िए, बहुत सारे ऐसे देश हैं, लैटिन अमेरिका के हों चाहे दूसरे और क्षेत्रों के हों, जहाँ पर रिजीम उसकी हाँ में हाँ नहीं मिलाती रही है। वहाँ के नेताओं के बारे में उसने न जाने कितने तरह के दुष्प्रचार किए और वहाँ रिजीम चेंज कराने की कोशिश की। यहाँ तक कि दुनिया के मशहूर नेता एक समय के क्यूबा के राष्ट्रपति फिडेल कैस्ट्रो के बारे में न जाने क्या क्या अमेरिका ने प्रचार किया और कितना खर्च किया उनको डिफेम करने के लिए। तो ये अमेरिकी जो रिजीम है, अमेरिका के जो शासन में रहे हैं लोग, चाहे जो भी रहे हों, उनका ये बहुत पुराना शगल है कि अपने विरोधियों को इतना डिफेम करो कि पूरी दुनिया माने कि तुम जो कह रहे हो वही सही है। ऐसा लगता है कि ईरान के बारे में भी वही रणनीति डोनाल्ड ट्रंप की है, लेकिन इस बार अमेरिकी स्वयं समाज में उनको समर्थन नहीं मिल रहा है इस मुद्दे पर। अमेरिकी सियासत में उनको समर्थन नहीं मिल रहा है इस मुद्दे पर। अगर एक छोटा उनका जो अपना गुट है रिपब्लिकन का, उनके अलावा रिपब्लिकन्स में भी नाराज़गी है, लेकिन ये नाराज़गी कहाँ तक जाएगी
ये अभी कोई नहीं कह सकता। मैं नहीं समझता कि इम्पीचमेंट अमेरिकी सीनेट में या रिप्रेजेंटेटिव्स में पहले होता है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, फिर वो मामला सीनेट में जाता है। तो ये इतना आसान नहीं है, इसकी प्रक्रिया काफ़ी जटिल है और काफ़ी लंबी है, तो इसलिए इतना आसान नहीं है। लेकिन इम्पीचमेंट की बात डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में शुरू हो गई है इस मुद्दे पर। ये अपने आप में उनके लिए एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण एक ये मसला है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। दोस्तों, अभी मैं देख रहा था थोड़ी देर पहले कि बिल क्लिंटन जो पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के हैं, उन्होंने भी क्रिटिसाइज़ किया है और नेतन्याहू की तो उन्होंने भरपूर निंदा की और उन्होंने कहा कि इजरायलियों के हितों के वो खिलाफ काम कर रहे हैं। इजरायली आवाम के लिए ये उचित नहीं है। इजराइल के लोग पैलेस्टीनियंस के साथ मेल जोल चाहते हैं, वो कब तक एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहेंगे, ये बात उन्होंने कही। अद्भुत ये घटना है। इसके अलावा दोस्तों, बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जिनके बारे में माना जाता है, खासकर वेस्ट एशिया में, गल्फ में, कि वे सारे के सारे आंख मूंद कर अमेरिका का समर्थन करेंगे, लेकिन ईरान पर हमले के पक्ष में बयान देता हुआ कोई देश नज़र नहीं आ रहा है। वैसे भी देश जहां पर अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं, वो देश भी अमेरिका का उस तरह खुल कर के समर्थन नहीं कर पा रहे हैं। उनको जरूर हिदायत दे रहे हैं, चेता रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं, आपस में बातचीत करके मसले को हल करना चाहिए। ये ठीक है कि वो ईरान का भी समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसे भी देश हैं जिन्होंने ईरान का समर्थन किया है। अब जैसे ओमान है, ओमान ने बाकायदे समर्थन किया है और ओमान ने साफ शब्दों में कहा, जबकि वो अमेरिका के भी काफ़ी करीब है, कि ये जो हरकत हुई है, अमेरिकी अटैक जो ईरान पर हुआ है, वो गलत है, उसकी निंदा मैं करता हूँ। माने ओमान के प्रवक्ता ने कहा कि वो उनका देश इसकी निंदा करता है। और संयोगवश देखिए, बहुत दिलचस्प बात है कि ओमान ही वो देश है जिसने कि अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता करके एक तरह से वार्ता शुरू करवाई थी न्यूक्लियर इशू पर। जो वार्ता चल रही थी उसमें एक मध्यस्थ के तौर पे, एक कोऑर्डिनेटर के तौर पे बल्कि कह सकते हैं, मध्यस्थ के बजाय एक कोऑर्डिनेटर के तौर पे ओमान ही था। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये सब भी पहलू बिल्कुल साफ उभर कर आए हैं। तो रूस के अलावा जो, या चीन के अलावा जो, ऐसा नहीं कि और देश जो है बिल्कुल अमेरिका के साथ हैं। यूरोप के अनेक मुल्क हैं, यूरोप के अनेक मुल्क हैं जो अमेरिका के साथ हैं, लेकिन यूरोप के बहुत सारे मुल्क जो हैं वो अमेरिका के सीधे पक्ष में नहीं बोल रहे हैं, वो बार बार निगोशिएशन की बात कर रहे हैं। और यूरोपियन यूनियन की जो प्रवक्ता जो हैं, उन्होंने तो बात साफ कह दी है कि ये फॉरेन पॉलिसी चीफ हैं उनके, काजा कल्लास, कि ये हर कीमत पर इस बारे में बातचीत होनी चाहिए और किसी कीमत पर टकराव को रोका जाना चाहिए। स्विट्जरलैंड का जो बयान आया है वह भी बहुत सॉफ्ट है, उसमें कहीं से भी ईरान के खिलाफ या इवन अमेरिका के खिलाफ कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन बार बार यही बात है कि बातचीत होनी चाहिए। तो यूरोप से भी जिस तरह का अंध समर्थन की बात सोच रहे थे ट्रंप, कि नाटो के जो कंट्रीज हैं वो तो आपके साथ आ ही जाएंगे पूरे के पूरे, वो भी नहीं आते नजर आ रहे हैं। ले देकर कुछ देश जरूर हैं जो खुलकर साथ दे रहे हैं, जो कि डोमिनेंट हैं नाटो में, तो ऐसे कुछ देश जरूर हैं। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए सबसे ज़्यादा जो चिंता की बात है, जो वाकई चिंता वो करते नहीं है, यह अलग बात है, लेकिन उनके जो सलाहकार हैं, उनके दरबार को चलाने वाले जो लोग हैं, वो जरूर चिंतित होंगे कि दुनिया में बड़े पैमाने पर उनके इस कदम का समर्थन नहीं मिल रहा है। आप सोचिए ना, पाकिस्तान जिससे उनको बड़ी उम्मीदें थी, उसने निंदा कर दी है। अब भारत जो है वो भी चाहता है कि निगोशिएशन हो, बातचीत से चीजों को हल किया जाए, लेकिन न्यूट्रल पोजीशन रखते हुए। तो वो एक तरह से न्यूट्रल है, न इधर है न उधर है, जो अभी तक दिखाई दे रहा है। मैं नहीं जानता कि इस बीच में कोई अगर बयान आ गया हो MEA का और उस बयान में कोई अलग बात कही गई हो तो वो अलग बात, लेकिन अभी तक जो डेवलपमेंट है उसमें इंडिया न्यूट्रल पोजीशन ले रहा है। हालांकि हम सब जानते हैं कि डिप्लोमेसी में न्यूट्रल होने का क्या मायने हैं। तो ये जो स्थिति है अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए वाकई एक दबाव बढ़ाएगी, क्योंकि पूर्व राष्ट्रपति तक उनसे इत्तेफाक नहीं रखते। और ओबामा के बारे में, एक ज़माने में बराक ओबामा के बारे में यही डोनाल्ड ट्रंप आई थिंक 11 से लेकर 13 के बीच, 12 के बीच में लगातार कहते रहते थे कि वो दूसरा कार्यकाल पाने के लिए ईरान पर हमलावर हो सकते हैं। ये बार बार कहा करते थे, ईरान को एक सामने रखते थे उदाहरण के तौर पे।
कि वो पॉपुलैरिटी लेने के लिए अमेरिका में ऐसा कर सकते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने स्वयं वो काम कर दिया, स्वयं वो काम कर दिया जिसकी तोहमत वो ओबामा पर लगाया करते थे चुनाव जीतने के लिए। अभी तो डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव भी नहीं जीतना है, वो चुनाव जीते हुए हैं, तो वो क्यों कर रहे हैं, क्यों उन्होंने ऐसा कदम उठाया, ये तो डोनाल्ड ट्रंप ही बताएंगे। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि ईरान अगर ईमानदारी से स्वयं डोनाल्ड ट्रंप के पुराने बयानों को देखें तो ईरान के खिलाफ किसी भी तरह का ऐसा कदम उठाने का कोई आधार ठोस अमेरिका के पास नहीं है। इस तरह अमेरिकी जो राष्ट्रपति हैं उनका ये कदम इतिहास के एक विवादास्पद, बेहद आपत्तिजनक, बेहद विवादास्पद कदम के तौर पे याद किया जाएगा। एक ऐसा अध्याय है जिसे अमेरिकी सियासत हमेशा कंट्रोवर्सीज में, विवादों में ज़रूर डूबी रहेगी। तो आज इतना ही दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।